अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया वशातके बखैर रागले जी आया नहीं। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर है। आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं। यानी कि मॉडर्निज्म किसे कहते हैं, क्या कपड़ों का मुख्तसर होना मॉडर्निज्म में शुमार होता है? कुछ बातें इस पर होंगी। शादी में कम वक्त है लेकिन वजन भी बढ़ा हुआ है और अनचाही जगहों में चर्बी भी चढ़ी हुई है, तो इसे कैसे कम किया जाए और क्या मसले का हल वक्ती है या फिर देर पा, ये भी बताएंगे। नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। शो में शहीद अमजद साबरी के बेटे से भी मिलवाएंगे और खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में उनका कलाम भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे शाहीनों का। आईसीसी के 4 अवार्ड्स कौमी खिलाड़ी ले उड़े हैं। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया है। वो 21 साल की उम्र में ये एजाज़ जीतने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन क्रिकेटर भी हैं। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। अब ये कौन कौन है और उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए क्या ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड को रूल करने का एक नया एरा है, इस पर बात करेंगे। एक लंबे अरसे तक क्रिकेटिंग दुनिया पर रूल करने वाले शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा टीवी भी हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका वक्त देने के लिए। आईसीसी के 5 अवार्ड्स में से 4 पाकिस्तान के नाम रहे हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए कैसा देखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट की तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि एक वक्त के अंदर 4 जो हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उनका नाम आया। और बेस्ट इसमें शाहीन को अगर आप लें, शाहीन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग, उसकी परफॉर्मेंसेस, नया बॉल से आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए कि इनिंग का स्टार्ट चाहे बैटिंग चाहे बॉलिंग हो और उसमें ब्रेक थ्रू अगर आपको मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पूरा अरसा। बाबर की अगर बात की जाए तो नो डाउट बाबर ने टीम को लीड किया है। जब टीम स्ट्रगल कर रही थी तो अच्छी बात ये थी कि बाबर की अपनी परफॉर्मेंस हो रही थी, तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा उसने नहीं लिया और डे बाय डे वो इम्प्रूव करता रहा, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्प्रूव किया उसने कि उसने माशाल्लाह से आईसीसी का अवार्ड भी मिला उसे। और अल्लाह ताला इन्हें तीनों लड़कों से, चारों बच्चों से इसी तरह परफॉर्मेंस कराता रहे। अगर रिजवान की बात की जाए तो रिजवान ने जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा कमी थी ओपनिंग में कि तेज थोड़ा सा स्टार्ट होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह शाहीन अगर आपको नए बॉल से आउट करके देता है एंड देन फिर रिजवान और बाबर आपको शुरू में अच्छी इनिंग तेज इनिंग खेल के देते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। और रिजवान ने वो जो कमी थी वो पूरी की है। मेरे ख्याल में ऐसे क्रिकेटिंग शॉट आजकल के किसी क्रिकेटर के पास मैंने नहीं देखा। ये भी डिविलियर को देखा था या रिजवान को देख रहा हूँ मैं। तो इन तीनों को बहुत बहुत मुबारक, इनकी फैमिलीज को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, पीएसएल शुरू होने वाला है। पहले हम कहते थे कि पीएसएल में बड़े नाम हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन अब हम प्राउडली बता सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? बड़े नाम ठीक है, लीग की रिक्वायरमेंट होती है, स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेंचाइज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे पास इतना टैलेंट है। अगर ओवरसीज क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में नहीं भी आते, इट्स ओके। हमारे अपने ऐसे नाम हैं, ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें दुनिया देखना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया अच्छी क्रिकेट देखना चाहती है, अच्छे क्रिकेटर्स को देखना चाहती है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल ऐसे स्टेज पे आ गई है कि इसमें ऐसे स्टार्स, ऐसे नाम हैं जिन्हें दुनिया देखना चाहती है और देखती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप समझते हैं कि शाहीन को इस पीक पर कप्तानी दे देना उनकी परफॉर्मेंस पर तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा? देखिए, जहाँ तक शाहीन की बात है या कोई और ऐसा यंगस्टर, तो अगर उन्हें कप्तानी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ठीक है, वो अवेल कर सकते हैं, वो अपने डिसीजन लें। अभी से अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए कि कुछ आध प्लेयर्स हैं, उन्हें फ्रेंचाइज या डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल कप्तानी करनी चाहिए, टीम को लीड करना चाहिए। फ्यूचर में ये चीज़ें काम आती है। एक्सपीरियंस लेके आप जब कप्तानी आपको मिलती है तो उसका करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस, कप्तानी का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेयरों में। बाबर आजम जब नए नए आए थे
तो हम सबको ये फील हो रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए, क्योंकि तीनों फॉर्मेट को लेके एज अ कैप्टन और एज अ यंगस्टर आप लेके चलते हो तो बहुत बड़ी बात है। और उसने इस बाबर आजम ने सेट की, ये एग्जाम्पल सेट की कि सीख सकते हैं। और मेरे ख्याल में शाहीन के पास भी अपॉर्चुनिटी एंजॉय करे खेले। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आप नाज़रीन के लिए अपने इतना वक्त निकाला, गुफ्तगू की हमसे। और यकीनन पाकिस्तान के लिए साल 2021 बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और पाकिस्तान ने, हालांकि साल का शुरुआत शायद इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जिसको कहते हैं राइट टाइम पे पीक करना पाकिस्तान ने बिल्कुल वो किया। पहले उन्होंने जो सीरीज़ थी वो बड़ी ज़बरदस्त खेली अपने घर पे, और उसके बाद वर्ल्ड कप की तो क्या ही कहने हैं। और ऐसे में अब हमें वो फल भी मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ पे ना सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को बल्कि बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और हमारी फीमेल क्रिकेटर सना को भी जो है वो प्लेयर जो एमर्जिंग प्लेयर वुमेन क्रिकेटर सना फातिमा को मिला। तो अब कहने की बात यह है कि पाकिस्तान को इतने एक्कॉलेड्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में हम क्यों ना ऐसे शख्स से बात करें कि जिन्होंने हमें इतना प्राइड दिया है। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। वेलकम टू दी शो। शाहीन, ये बताइए कि सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीतकर कैसा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान को मिली है और इस पे ज़्यादा खुशी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की दुआएं, अम्मी अब्बू की और उनकी सपोर्ट की वजह से मिला। शाहीन, आईसीसी के 5 अवार्ड्स में से 4 पाकिस्तान के नाम रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए कैसा है? देखिए, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। 2021 में जैसे लड़कों ने क्रिकेट के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअली सारी लड़कों की परफॉर्मेंस और एज अ टीम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। और ये काफ़ी अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट का नाम काफ़ी ऊपर है इस साल में। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एज अ टीम कि इंशाल्लाह इस विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह ऐसी और अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए करें। अच्छा शाहीन, पीएसएल शुरू होने वाला है। पहले तो हम कहते थे कि पीएसएल में बड़े नाम हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब हम फखरिया बता सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में इनसे बड़ा कोई नाम ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल काफ़ी बड़ा ब्रांड है और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ख़ुद बहुत बड़े नाम है। बाबर जितने भी है माशाल्लाह सारे बड़े नाम है और ये क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े नाम है। और जैसे 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह बाबर, रिजवान क्रिकेट के लिए और उनको अवार्ड्स मिले हैं तो वो डिज़र्व करते हैं और ये बड़े नाम है हमारे और हमें इन पे फ़ख्र है और इनसे काफ़ी एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह ये आगे भी ऐसे पाकिस्तान शाहीन, चले 2021 हो गया, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस भी हो गई, अवार्ड्स भी मिल गए। अब 2022 में बहुत क्रिकेट है, वर्ल्ड कप भी है, अगला हदफ क्या है आपका? ज़ाहिर सी बात है बहुत क्रिकेट आ रही है और अभी तो फोकस पीएसएल पे ही है। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर के लिए अपनी बेस्ट क्रिकेट के लिए एज अ कैप्टन टीम को लेके जाएं। और दूसरा ये कि टेस्ट क्रिकेट आ रही है स्ट्रेट अवे पीएसएल के बाद और इस पे काफ़ी फोकस है टेस्ट पे कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दे टीम के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है 24 साल के बाद। तो एक बड़ा चैलेंज है ये भी, होम क्राउड के सामने खेलना और टेस्ट क्रिकेट। और इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है एज अ टीम। और बाकी इसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, कुछ सीरीज़ भी आ रही है, तो इंशाल्लाह एज अ टीम हम बिल्कुल तैयार है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट नज़र आएगी। अच्छा शाहीन, ये बताइए कि किस बैट्समैन को बॉलिंग करना सबसे मुश्किल लगता है आपको, और ये भी बताइएगा कि किस खिलाड़ी को आउट करके सबसे ज़्यादा खुशी हुई आपको? इस टाइम सम टाइम आज टेलेंडर भी काफ़ी मुश्किल होता है और उसको बॉलिंग, और सम टाइम ऐसे भी होता है कि टेलेंडर जो टीम को विकेट्स चाहिए होते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़रूरी लगता है कि यार टीम को ये विकेट चाहिए और उस टाइम ज़रूरी विकेट होती है। तो कभी माइंड में ये नहीं रखा कि यार कोई मुश्किल बैट्समैन या आसान बैट्समैन। मेरी फेवरेट विकेट भी केएल राहुल है और वो मेरा बेस्ट बॉल भी था उनके खिलाफ, बॉलिंग भी अच्छी रही थी इंडिया के खिलाफ। अच्छा, टीम का हम जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, ऑब्वियसली इसका क्रेडिट कैप्टन को बहुत ज़्यादा जाता है। तो शाहीन, ये बताएं बाबर को बतौर कप्तान आपने कैसा पाया और किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिला? बाबर आजम माशाल्लाह जैसे उसने कैप्टनसी की है पूरे साल और उससे पहले भी, और टेस्ट क्रिकेट में जैसे उसने कैप्टनसी शो की है तो माशाल्लाह बहुत डिज़र्व करता है सारी चीज़ें। और एज अ कैप्टन उसने बहुत मैच्योर किया है और हमेशा उसके लिए दुआएं हैं। और हमेशा मैं और रिजवान तो उसको हमेशा कहते हैं कि आप अर्तोल है, बस आप जो बताएंगे हम आपको फॉलो करेंगे। और रिजवान उसके लिए बाबर के लिए काफ़ी दुआएं और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए ऐसी कामयाबी देगा।
हाँ, ऐसे तो बहुत से प्लेयर्स हैं, लेकिन जो मेरा क्रिकेट भी स्टार्ट की देख के, हाँ, मेरा बड़ा भाई रियाज़ अफरीदी, उनसे मैंने काफ़ी क्रिकेट सीखी है। वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। बहुत सारे मेरे है कि मैंने उनको फॉलो किया है। उनमें से एक शाहिद अफरीदी हैं जो उनको मैंने फॉलो किया है और उन्हें जैसे परफॉर्मेंसेस दिए टीम के। सो ज़्यादा मैंने रियाज़ भाई से सीखा है और वो बड़े भाई की हैसियत से भी और पाकिस्तान भी खेले, तो उनको क्रिकेट का काफ़ी नॉलेज है और वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। चले, शाहीन शाह अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है सुबह सुबह कि हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ ट्रॉफीज़ जीती हैं बल्कि पाकिस्तान का जो सर है बड़ा फ़ख्र से बुलंद किया है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट से भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ स्पोर्ट तजियाकार अदील अजहर मौजूद है। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बहुत खुश हूँ एंड वेरी गुड मॉर्निंग फॉर एनी क्रिकेट फैन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बिल्कुल। जब मैं अभी उधर वाले भी आर्टिकल पढ़ रहा था ना, उधर वाले, तो उसमें तो मैं बात करूंगा आगे चल के। वहाँ जो लगी हुई है ना वो मैं बहुत बैड सीन है। हाँ, बहुत बैड सीन है। अच्छा, वो 3 सिफर से हार भी गए, सोचे मतलब कि किस्मत जो है वो कितना किसी का साथ दे सकती है और कितना किसी के साथ बुरा कर सकती है, वो इस एक हफ्ते में हमें सीधा खुल के सामने मैंने एक ट्वीट किया था, अभी शाहीन ये बात भी कर रहे थे, और मैंने एक ट्वीट किया था जो कि हमारे इंडियन फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और मैंने कहा कि यार इंडिया का जो ये हाल हुआ है, मैंने कहा इस शाहीन आफरीदी ने इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप नोट करें, आई मीन इफ यू पुल बैक, फैसल, मैं और आप, वी वर डूइंग द क्रिकेट ट्रांसमिशन टुगेदर, हम समा टीवी पे जो होस्ट कर रहे थे, और उसमें जब इंडिया जिस तरह इस टूर्नामेंट में आया था तो हमें ये था एक फाइनलिस्ट तो इंडिया है, दूसरा कौन होगा। बट शाहीन के उस स्पेल के बाद इंडिया संभला नहीं है, वो अभी तक नहीं संभल पाए हैं। वो इंडिया हारा पाकिस्तान से, कोहली को पहली बार कैप्टनसी में दरार पड़ी, वो गले से लगा रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, 10 विकेटों से आप हराते हैं, इंडिया संभल नहीं पाया उसके बाद से। और हमारे प्लेयर्स, मैं कभी कभार ये सोचता था कि पता नहीं अपनी जिंदगी में हम ये दिन देखेंगे या नहीं, जो आपने कहा ना, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। यानी कल कोई और भी ये बात ट्विटर पे कर रहा था कि ये एक एक दिन में क्यों अनाउंस कर रहे हैं। मैंने कहा इसलिए अनाउंस कर रहे हैं ताकि हमें उल्टी ना हो जाए भाई, हम हजम कर सकें इतनी सारी कुछ, हमें भी हो जाए और उधर भी हो जाए। आपने वो वाली बात की एक हंगल वाली के वो खड़ा होता है ना जब बर्तानिया छोड़ के अंग्रेज जा रहे होते हैं, पता ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ये दिन देख भी पाऊंगा। बट अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, किसको क्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि हमारी कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। पास्ट में हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा था कि अगर कप्तान एग्रेसिव था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी, गो के टीम अच्छा कर रही थी। बिल्कुल, कैप्टन को दें, सपोर्ट स्टाफ को दें, चेयरमैन को दें, किसको क्रेडिट दें? देखिए फैसल, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ कन्वर्ज होके सामने आई हैं। वो कहते हैं ना, स्टार्स अलाइंड एट द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मानना पड़ेगा कि मिसबा का एक टेन्योर था, was a very powerful man in पाकिस्तान क्रिकेट। मेरे ख्याल से CEO, PCB के अलावा उनको हर इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है ना ऑन द फील्ड, तो he was calling the shots। मिसबा का एक अपना सर्टन माइंडसेट था, एक अपनी अप्रोच थी चीज़ों के हवाले से, और ये जो मिसबा ने कुछ सही डिसीजंस भी लिए। देखिए ये कहते हैं ना कि एक बंदे ने सारे गलत डिसीजन लिए, आई थिंक देयर विल बी वेरी अनफेयर थिंग कि जिन प्लेयर्स की आज हम तारीफें कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इनको मिसबा के टाइम पे या तो सामने लाया गया था, सरफराज को कप्तानी से हटा के बाबर, आज जब हम सब गुण गा रहे हैं, इट वाज अ वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। स्पेशली हमारे जो जर्नलिस्ट सर्कल्स थे, उन्होंने कहा था कि यार सरफराज वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम बनाई है। आई थिंक वी ऑल क्रिटिसाइज दैट डिसीजन, बट नाउ वी आर सीइंग कि नहीं यार, इट वाज अ डिसीजन दैट वाज टेकन एट द राइट टाइम। सरफराज वो स्ट्रगलिंग विद रन्स एंड आप बाबर को लेकर आए। सो ये बहुत सारे डिसीजन हैं जिनकी बुनियाद जो है वो पड़ चुकी थी। बट मेरा ये ख्याल है कि ये जो सकलैन वाला एक फैक्टर था, प्लस जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है और जो मुझे नज़र आई है वो ये कि वो जो एक कोच का एक ओवर राइडिंग इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान टीम के ऊपर, वो चीज़ चेंज करके कप्तान के ऊपर आ गई है कि बाबर, यू आर देयर इन द फ्रंट। अगर आपको याद हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी स्मार्टली उनकी जो मीडिया टीम थी वो वीडियोस रिलीज कर रहे थे, उसमें दे वर शोइंग बाबर एज द हीरो। बाबर इज टॉकिंग टू द टीम। अगर सकलैन बात भी करता रहा, सकलैन को वो दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखाया करते थे कि यार इसका एक सप्लीमेंट्री रोल है, बट मेन गाय इज बाबर। सो बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं। द टैलेंट वाज ऑलवेज देयर, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं था, बट इतनी जल्दी ये सब टैलेंट पीक कर जाएगा, ये देखें, ये मुझे हैरानी हुई है। आई मीन शाहीन इज जस्ट 21। आप वो लिस्ट तो पढ़ें 2004 से, जिनको सर गारफील्ड सोबर, आई थिंक राहुल द्रविड़ वाज द फर्स्ट वन। मैं कल वो लिस्ट देख रहा था, ये तो हॉल ऑफ फेमर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। उसमें सडनली देयर वाज नो पाकिस्तानी देयर, और अचानक उसमें एक 21 साल पाकिस्तानी आके बैठ जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सो आपके सवाल के जवाब में सो मेनी थिंग्स गॉट राइट। 2021 कुड बी अ टर्न अराउंड
ईयर, और हम जो बात किया करते थे, आई थिंक वी आर ऑन फॉर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट राइट। बिल्कुल। अच्छा जी, मजीद हमें बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राना आतिफ साहब ने, CEO है लाहौर कलंदर्स के। बहुत शुक्रिया राना आतिफ साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि ये जो अवार्ड्स हैं और ये जो परफॉर्मेंस हैं, इसमें PSL और प्लेयर्स डेवलपमेंट का कितना किरदार है, क्या किरदार है? यार ये तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड कप में हमने जो पहला मैच इंडिया के साथ खेला उसमें शाहीन का एग्रेशन और प्रोफेशन और पैशन सबको नज़र आया, और उनके उस एग्रेशन ने बैकफुट पे किया, और उसके बाद फिर हारिस की जो एंट्री थी वो भी सोने पे सुहागा हुई। और ये हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के ही सितारे हैं, ये एक लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से जो आगे आए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उस दचके के बाद इंडिया के लिए संभलना मुश्किल हो गया, और बाकी जो रही सही कसर थी वो बाबर ने और रिजवान ने पूरी कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दुनिया के बहुत बड़े स्टार्स हैं वो भी, और ये एक टीम गेम होता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह PSL में ये सारे हम सारे फ्रेंचाइज, उनके ओनर्स, प्लेयर्स एक फैमिली का हिस्सा होते हैं। फ़ैन के लिए हम एंटरटेन करते हैं, हम ज़रूर कम्पीट करते हैं मैदान में अपने अपनी सिटी के लिए, लेकिन वो प्रोफेशनल एग्रेशन होता है, वो प्रोफेशनल अप्रोच होती है कि हम किस तरह अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके अपनी सिटी को जो है वो नंबर 1 बना सकते हैं। सो उसके अंदर ये आपने देखा कि लाहौर कलंदर ने 5 लाख लोगों के ट्रायल लिए पिछले 3-4 साल में। फिर लाहौर कलंदर ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न स्टार से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब यॉर्कशायर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके करने की बुनियादी वजह यही है कि हम मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो है इन नौजवानों को दे सकें, ताकि उनका जो एक्सपोजर लेवल हो, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाए तो उनका एक्सपोजर लेवल ऐसा हो कि वो दुनिया की किसी भी टीम को कम्पीट कर सकें। चल राना साहब, क्या समझते हैं कि शाहीन को बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन अगर कैप्टनसी आपने दी है तो उनकी परफॉर्मेंस पे कैसा इम्पैक्ट आएगा? इसका नेगेटिव तो नहीं आएगा? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमने शाहीन की पीक देखते हुए उन्हें नहीं दी, हमने शाहीन की शख्सियत देखते हुए उन्हें कप्तानी दी है। हमने शाहीन के जो क्रिकेट का पैशन है और जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेलते हैं, एग्रेसिव ब्रांड की, जो आपने पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप में देखा, हमने वो देखते हुए कप्तानी उनको दी है। उसके साथ साथ हमने उनको 3 साल अपने अंदर ग्रूम भी किया है। हमने 2 साल से हमारे वाइस कैप्टन थे, जब सुहेल अख्तर हमारे कैप्टन होते थे, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि सरफ के डब्बे में से हमने निकाला और कहा जी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान है। सो ये वेल थॉट आउट डिसीजन था मैनेजमेंट का, और इसके अंदर सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं, हफीज़ भाई हैं, फ़खर भाई हैं, वो ऑन बोर्ड थे इसके ऊपर, और टीम मैनेजमेंट का ये फैसला था कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू आस्क शाहीन टू लीड दिस टीम। और मैं समझता हूँ कि शाहीन की बड़ी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं किया। और आपको मैं बताऊं कि जितने वो ज़बरदस्त प्लेयर, और ये मैं नहीं कह रही, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी लास्ट वीक हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने शाहीन को यही कहा कि आप जैसे प्लेयर जो है ना, अगर वो डिसिप्लिन रहे तो दुनिया के क्रिकेट पे 8 से 10 साल जो है वो रूल कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि आप जब तक किसी को एक्सपोजर नहीं दोगे, एक्सपीरियंस नहीं दोगे, तो कैसे पता लगेगा कि क्या उस अंदर वो सलाहियतें जो उसके अंदर मौजूद हैं, क्या वो उनका इजहार या उनकी एग्जीक्यूशन भी उस तरह कर सकता है। तो मेरे ख्याल में तो आप देखेंगे कि कलंदर इस वक्त डिफरेंट रंग में आपको नजर आएंगे, और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में और बाकी सारे प्लेयरों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। राना साहब, भैया वक्त बताएगा कि ये डिसीजन जो है वो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। इसी पे हम ज़रा बात करते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, अब नाउ कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी को दे दी गई है। अब जब बाबर को भी कैप्टनसी दी जा रही थी तो उस वक्त भी यही सवाल उठाया जा रहा था कि इट्स टू अर्ली। शाहीन शाह अफरीदी को जो कैप्टनसी मिल रही है वो बाबर की एज से भी पहले मिल रही है। बिल्कुल। तो इट कैन वर्क इन बोथ वेज। लेकिन डबल एज स्वॉर्ड, बिल्कुल आपने सही बात बोली। आई थिंक एक चीज़ जो इस HBL PSL में देखने की है वो यही है कि शाहीन आफरीदी किस तरह इस कैप्टनसी के प्रेशर को हैंडल करते हैं, बिकॉज वी वर देयर लाइव। फैसल लाला ने शाहीन के बारे में क्या बात बोली थी कि अगर तुम्हारी बॉल पे कैच छूट गया है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम प्रेशर में आ जाओ, 3 छक्के खा जाओ। एंड लाला वॉज विजिबली वेरी एंग्री, अगर आपको याद हो उस वक्त, और वो बड़ा वायरल भी हुआ था वो कमेंट, भी और लाइव भी और पीछे भी। वो बहुत गुस्से में थे। वो पीछे तो शायद जिन्होंने बोला वो ऑन एयर बोल नहीं सकते थे, गैर पार्लिमानी ज़बान हो जाती, लेकिन एंड ही वाज स्पॉट ऑन। तो मेरा ये ख्याल है कि शाहीन इज़ जस्ट 21 राइट नाउ।
उनके लिए ये एक बड़ा कड़ा इम्तिहान हो गया है अब कि यार अब क्योंकि कैप्टनसी इज प्रेशर, अब प्रेशर सोहेल अख्तर को नहीं लेना, अब कैमरा तुम्हें दिखा रहा होगा, तुम्हारी अपनी शक्ल स्क्रीन पे स्टेडियम में दो जगह पे जो लगी हुई है, वो तुम्हें जहाँ 3 छक्के पड़ेंगे एक ओवर में किसी भी बॉलर को वो कैप्टन की शक्ल दिखाते हैं। तो शाहीन इसको हैंडल किस तरह करता है, बड़ा इम्तिहान होगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस पीएसएल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम के नाम सामने आए हैं तो बहुत अप्रिशिएटेड बात है कि हमारे यहाँ से भी इस तरह के स्टार्स निकल रहे हैं और लोग अब जान रहे हैं। अगर हम फातिमा सना की बात करें तो शी बिकेम इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम, ओडीआई हो या T20 हो। बहुत शुक्रिया आदिल अजहर साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अपने जो एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और जिस तरीके से फैसल हमारी टीम ने ये कारनामा अंजाम दिया है और जिस तरीके से हमारी टीम आगे बढ़ रही है, तो हम तो यही चाहते हैं कि विश यू गुड लक पाकिस्तानी टीम। और नया दिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एहतसाब का शोर मचाया मगर नतीजा 0 निकला। इमरान खान की काबीना की बड़ी विकेट गिर गई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया। समा अंदरूनी कहानी भी सामने ले आया। रिकवरी यूनिट ने एहतसाब के कामों में 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा फूंक डाले मगर कौमी ख़जाने में एक पाई जमा नहीं कराई जा सकी। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए बल्कि वो इस ग्रोह के सरगना भी हैं। नवाज शरीफ नंबर 1 मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है। सबूत भी थे, मौका भी था, हुकूमत भी अपनी, मुशीर दाखिला भी आप, मगर फिर क्या हुआ? नतीजा 0 निकला। एहतिसाब का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर का अपना एहतिसाब हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। 3.5 साल में रिकवरी यूनिट ने कौम के 9 करोड़ 30 लाख रुपए फूंक दिए मगर एक ढेला कौमी खजाने में जमा ना करा सका। एहतिसाब के शहजादे ने गैर कानूनी असासों का सुराग लगाने के लिए 7 मुल्कों से लाइन में लाई, 20 बैनुल अक़वामी दौरे किए मगर नतीजा वही 0। हफ्ते, महीने और फिर 3.5 साल का वक्त गुजरा तो वजीर आजम का सब्र भी जवाब दे गया। शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी उनके मुतबादिल के लिए इंटरव्यू का बाइस बनी। इमरान खान शरीफ खानदान के मुकदमात में नताइज चाहते थे। गुज़िश्ता हफ्ते शहजाद अकबर से इस्तीफा मांगा गया। पीर की सुबह 11:30 बजे शहजाद अकबर वजीर आजम हाउस की यात्रा करके आए। फिर न जाने क्या हुआ कि वजारत दाखिला के 1 बजे अहम इजलास में शिरकत ही ना की। 2 बजे दोबारा PM हाउस गए और थोड़ी देर बाद ही ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने शहजाद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे करस्पॉन्डेंट अब्बास शब्बीर ने। अब्बास शब्बीर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल। अब्बास शब्बीर, 19 जनवरी को खबर रिपोर्ट हुई, समा अंदरूनी कहानी सामने लेकर आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और उसके बाद हमने देखा कि तरदीद का सिलसिला भी शुरू हुआ और उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि शहजाद अकबर ने खुद ये रिजाइन दिया है। तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद जो तरदीद का सिलसिला शुरू हुआ और अब इस खबर के बाद समा की जो अंदरूनी कहानी थी, समा की जो खबर थी, समा का जो स्टांस था वो सच साबित हुआ। देखें, मुझे तरदीद की इसलिए फ़िक्र नहीं थी कि मेरा जो सोर्स था वो बड़ा इंटैक्ट था और मैं अपनी ख़बर के ऊपर स्टैंड कर रहा था कि शहजाद अकबर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुश नहीं है और शहजाद अकबर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और जो कैबिनेट को ख्वाब दिखा रहे हैं अरबों रुपयों की रिकवरी के, जिनमें उन्होंने बहुत सारे दौरे किए, काला कोट पहनकर वो बाहर मुल्कों में जाते थे, वीडियोस बनवाते थे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं था, उसका कोई भी आउटपुट नहीं था। ये मेरे नोटिस के अंदर काफ़ी अरसे से चीज़ें थी और जिस दिन मैंने ये ख़बर रिपोर्ट की उस दिन जो तरदीद की आप बात कर रहे हैं वो शहबाज गिल की तरदीद है। उनकी तरदीद को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि हर सही खबर की तरदीद करना शहबाज गिल का काम है। शहबाज गिल आप देख लें कि सारा दिन ट्वीट के ऊपर यही काम करते हैं, उसने स्टेटमेंट दे दी, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, तो इसलिए शहबाज गिल की तरदीद का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शहबाज गिल तो अभी 3-3.5 साल हुए हैं एज अ पैराशूटर इस तरह आए हैं मैदान के अंदर। अब्बास कतई कलामी की माज़रत, लेकिन हम तो काफ़ी, लेकिन उसी रात जो है ना वो शहजाद अकबर साहब ने खुद भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के
इस चीज़ की तरदीद कर दी थी, फिर तो शहबाज गिल का तो मामला सेकेंडरी हो गया ना। अब एक बंदा जिसके हवाले से वो खुद कह रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। देखें, ये शहबाज गिल ने शहजाद अकबर के कहने पर ही तरदीद की थी, और शहजाद अकबर जब नदीम मलिक लाइव के अंदर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था इस खबर की कोई तुक नहीं बनती थी। हालांकि मेरा सोर्स कहता था कि ये जुम्मे को इतनी खफगी का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने और इतनी नाराज़गी का इजहार किया है कि जो ख्वाब वज़ीर आज़म को दिखाए गए थे, जिसमें शरीफ ख़ानदान के हवाले से केसेस थे, एसिड रिकवरी यूनिट की जो कारकर्दगी थी, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। और फैसल, सबसे बड़ी बात, इस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात शुरू हुए, जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो भी शहजाद अकबर को इसका ज़िम्मेदार ठहराती है। अगर हम शुगर स्कैंडल से शुरू हों तो जहांगीर तरीन को पहले इन्होंने साइडलाइन करवाया, बैकडोर इन्होंने FIA से जहांगीर तरीन के हवाले से बैशिंग करवाई। फिर अगर हम रिंग रोड स्कैंडल की बात करते हैं तो जुल्फी बुखारी को इन्होंने कल्प्रिट जाहिर करने की कोशिश की, उस केस के अंदर भी इनको कुछ नहीं मिला। आमिर कियानी भी इसी हुकूमत में निशाने पर थे, फिर उनको भी नैब ने क्लियर किया, उनकी भी इज्जत बहाल हुई। इस तरह बहुत से और केस मेरे सामने हैं जिनमें शहजाद अकबर ने FIA को यूज़ किया, और बहुत सी अहम चीज़ें और भी हैं जिसको ऑन एयर अभी नहीं किया जा सकता। मुझे एक वज़ीर ने बताया कि इन्होंने DG FIA लाहौर को उनके हवाले से कहा था कि इनको अंदर करो, तो जब DG FIA ने सारी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा जी इनको मैं अंदर नहीं कर सकता, पहले जो आपके चहीते वज़ीर हैं उनको और उनकी फैमिली को मुझे अंदर करना पड़ेगा, फिर मैं इनको अंदर करूंगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी और बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऐसी बहुत सी शिकायत थी शहजाद अकबर के हवाले से जो कि अब काबिल कबूल नहीं थी। इसलिए कल उन्होंने ट्विटर के ज़रिए ये कहा कि मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। सुबह 11:30 बजे वो पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, बड़ी कोशिश कर रहे थे, तगोबत कर रहे थे कि किसी तरीके से वो ठहर जाए, क्योंकि उनका ठहरना ही वो चाहते थे कि यानी जो कुछ अरसा है वो अब्बास वो कहते थे ना कि नून से शीन निकलेगा, नून से निकलते निकलते वो शीन यहीं से शहबाज नहीं बल्कि शहजाद के नाम पे निकल गया। मुझे ये बताएं, शहजाद अकबर साहब तो चले गए, अगला कौन? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, 2 इंटरव्यूज हुए हैं और मुमकिन है कि मजीद भी इंटरव्यूज नहीं अजहर सिद्दीक है लाहौर के अंदर। अब अब्बास भाई, मैं ये नहीं कह रहा अगला कौन आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगला कौन जाएगा। अगला कौन जाएगा? देखिए फैसल, ये मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? जो बट फिर भी कुछ अभी फिलहाल तो शहजाद अकबर की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक ट्रायका टूटा है शहर इक़्तिदार में। वो ट्रायका पूछेंगे कौन है, वो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रायका टूटा है शहजाद अकबर साहब की सूरत के अंदर। और जो काफ़ी मुश्किल हुई है शहबाज गिल को इस खबर को एक्सेप्ट करते हुए, हजम करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि इनसाइड स्टोरीज क्या हैं, इसकी बैकग्राउंड के अंदर क्या है। क्योंकि आप देखें कि इमरान खान साहब के करीब पुरानी कोई भी शख्सियत जो इमरान खान साहब के साथ, जो उनके पुराने दोस्त थे, वो नहीं थे, और तमाम दोस्त जिम्मेदार ठहराते हैं शहजाद अकबर को कि इनकी वजह से ही इनकी जो बिल्कुल बहुत शुक्रिया अब्बास, आप नया दिन में गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब्बास शब्बीर जिस तरीके से बात कर रहे थे, अब्बास शब्बीर कह रहे थे कि उन्होंने जो खबर रिपोर्ट की वो अपनी खबर पर आज भी स्टैंड करते हैं, और यही तो जो है ब्यूटी है हमारे करस्पॉन्डेंट्स की कि हम जो भी आपको खबर देते हैं डेफिनेटली हमारे करस्पॉन्डेंट्स पे स्टैंड भी करते हैं और वो मुसद्दिका भी होती है। तो इस हवाले से हमने आपको अब्बास शब्बीर का मौक़िफ़ भी बताया, और नया दिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, तो कहीं मजा आएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाउ। तो जनाब, कुछ ख्वाबों की बात कर लेते हैं। ख्वाबों का शहजादा बनना तो सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ढोल से ढोला ज़रूर बना जा सकता है। लाहौर के दूल्हे चंद दिनों में कमरे को कमर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, सिर्फ दूल्हे क्यों, खातीन को भी जो है वो टोन्ड अपनी जो फिगर है उसका एक आसान फार्मूला मिला है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी देर पा है, पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं शाहीन मिशाल की, फिर डिस्कस करेंगे। पतली कमर हो, पेट बड़ा हुआ ना हो, शादी से पहले हर लड़की और लड़के का यही ख्वाब होता है, जिसकी ताबीर अब महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में मुमकिन है। ऐसा दावा कर कौन रहा है, आइए उन्हीं से मिलवाते हैं। मोटापा बना जान का स्यापा, शर्ट का पेट वाला बटन महसूस करता है शदीद घुटन। वक्त कम हो, शादी सर पे हो और पेट निकल जाए खुद से भी आगे, तो दिल चाहे कि बिना एक्सरसाइज और दवा शादी से पहले इंसान हो जाए दुबला पतला।
यही ख्वाहिश थी उमैर की, जिसको हल मिल गया। एक सेशन बिना ऑपरेशन कमर 1 से 1.5 इंच कम, जबकि 3 से 4 सेशन में आप बन जाएं ढोल से ढोला। एक सेशन में रह गया और मैं मजीद 2 इंचेस लूज कर लूंगा ताकि मैं शेरवानी में अच्छी तरह फिट लगूं और स्मार्ट लगूं। लाहौर में 3G टेक्नोलॉजी से पेट और वजन कम करने का रुझान बढ़ने लगा। हमारे पास बहुत से लड़के भी आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, और जो सबसे है कि स्टबन बेली फैट जो है लड़कों में बहुत कॉमन है। 3G टेक्नोलॉजी से बिना किसी जतन जिस्म की इजाफी चर्बी तो पिघल जाती है, लेकिन ये मरहला जेब पे भारी पड़ता है। एक सेशन पर 8 से 18,000 रुपए तक खर्चा आता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर समरा ने। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? बिल्कुल हम लोग ठीक ठाक हैं। अच्छा समरा, इंचेस लॉस के बारे में अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से जो है वो इसका फॉलो ऑन किया जाता है। This is basically a new technology in Pakistan, and 3D Lifestyle is pioneer in this technology. We basically advise that to our clients that it's a new technology and it's without any side effects, without any surgery. बेसिकली इसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, फैट मेल्टिंग होता है एंड फैट फ्रीजिंग टेक्निक होती है। फैट मेल्टिंग या जिसे हम कैविटेशन कहते हैं, उसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, और इंस्टेंट अगर आप कुछ इफ़ यू वांट कि आपका इफ़ यू वांट टू लूज़ 5 इंचेस, देन वी रिकमेंड 5 सेशंस फॉर दैट। in only 45 minutes you will lose 1 inch। बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है ये। सो 3-4 डेज़ के गैप से हम सेशंस रिपीट करते हैं। 1 आवर का ये एक सेशन होता है और उस पर आपके इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस और इंचेस लॉस? बेसिकली इंचेस जब हम बात करते हैं तो ये हम फैट लॉस कर रहे होते हैं, इसमें वेट रिडक्शन एज सच बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके साथ हम लोग लाइक एडवाइस डाइट प्लान करते हैं, दैट इज़ नॉट अ क्रैश डाइट, इट्स लाइक अ हेल्दी डाइट प्लान। वी बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक को हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर समरा, मुझे ये बताएं कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है? बिकॉज यू नो इससे पहले भी सर्जरीज हैं, दिस इज नॉन सर्जिकल, ठीक है ना, वो एक जेल लगाते हैं, दिस एंड ऑल दैट, फिर आप लोग पानी पीने का बहुत ज़्यादा मशवरा देते हैं लोगों को, प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन ये देर पा कितना है? ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोसीजर कराएं एंड देन इट कम्स बैक इंस्टेंटली? इट्स लाइक परमानेंट रिडक्शन, फैट रिडक्शन। ऑफ कोर्स हमें एडवाइस करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को कि हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर हेल्दी लाइफ, हेल्दी you are not taking any healthy diet, then of course new fat can deposit in your body. सही बात है, जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि आप एक सेशन करा के निकलें और उसके बाद अगर दिल कर रहा है कि चलो यार मैं ज़रा एक जिंगर तो खा लूँ, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा, इसके आर देयर एनी आफ्टर इफेक्ट्स, स्किन बर्न या इस तरह की कोई चीज़? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं है। इवन ये आप अगर इफ़ लंच ब्रेक में आके करवाना चाहें, इंच लूज़ करना चाहें, तो लंच ब्रेक में आए करवाएं और यू कैन गो बैक टू योर वर्क। ठीक है। अच्छा समरा, हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा इसको जो है ना वो आसान अल्फाजों में ये बताइए कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो वज़न तो कम कर रहे होते हैं, साथ में उनकी जो हेल्थ और डाइट है वो प्रॉपर नहीं होती, तो उनको वज़न कम करने के चक्कर में चक्कर आ रहे होते हैं। ये एक हेल्दी प्रोसीजर है जिसमें आप इंचेस लॉस करते हैं और आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो कैरी ऑन रहता है, मतलब आपकी डाइट भी प्रॉपर होती है, आप अपना हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसको कैरी ऑन करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि आप इंचेस लूज़ करते हो, अपने बॉडी को बेसिकली शेप में आप ला रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें आप विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी लाइक एक्सरसाइज, यू कैन ट्रिम योर बॉडी, यू कैन ट्रिम योर बॉडी इन शेप जो आप चाह रहे हैं अपना। लाइक ब्राइड्स, जैसे आजकल सीज़न है बहुत ज़्यादा शादियों का, तो हमारे पास ब्राइड्स आ रही होती हैं कि हमें ये अपना लाइक शर्ट साइज रिड्यूस, लाइक लार्ज से हमें मीडियम पे आना है या स्मॉल पे आना है, तो यू कैन ईजिली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आप अपनी बॉडी को शेप में कंट्रोल कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। व्हाट्स द पर सेशन कॉस्ट? और जो देख रहे हैं उनके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह दे रही हैं आप?
या आप लोगों की समा के व्यूअर्स के लिए 40% ऑफ है हमारे 3D लाइफस्टाइल की तरफ से। और पर सेशन कॉस्ट? Per session cost is for cavitation for melting it's 25,000 per session, but packages जब आते हैं तो हम उनको ऑफर करते हैं, डिस्काउंट्स बहुत अच्छे देते हैं। You can have like your free consultation at our clinics। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 30+ clinics हैं इस वक्त, और कराची में we are like 6 clinics। और ये सिर्फ ये जो टायर है बेली के अराउंड, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है बल्कि फॉर द लव हैंडल्स ये बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि हमें टारगेटेड एक चीज के, हमारा डबल चेन, हमारी ये सारी चीजें, तो ये टारगेटेड वाले। ये मैं आपको इस और डिटेल से बताती हूँ। एक प्रोसीजर हमारा जो फैट फ्रीजिंग है, जो आप टारगेटेड फैट की बात कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग प्रोसीजर। बेसिकली इसमें हम बिंगो विंग्स ये वाला पार्ट होता है हमारा, लव हैंडल्स, बेली फैट, हिप्स, आउटर एंड इनर थाइस, जो एक्सरसाइज से नहीं जा रहा होता है फैट, स्टबन फैट होता है, तो उसको बेसिकली हम टारगेट करते हैं -6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या और फैट को डेड कर देते हैं। थैंक यू सो मच समरा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और क्विक सोल्यूशन, तेज भाग रही है भाई, तो उस तेज भागती दुनिया के साथ आपको भी कहीं पीछे ना रह जाए, तो एक क्विक सोल्यूशन हमने आपको बताया, सो प्लीज गो एंड ट्राई दिस प्रोसीजर। बिल्कुल, और क्विक सोल्यूशन बताया तो यहाँ पर क्विक ब्रेक भी लेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब आज कुछ पर्सनैलिटीज़ की भी हम बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि मॉडर्न कौन है, वो कौन सी खूबियां हैं जिनका किसी इंसान में मौजूद होना इस बात को साबित करता है कि दर हकीकत वो मॉडर्न है। और समा के नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मैं जब किसी ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ अपने लिबास, अपनी गुफ्तगू और अपने अंदाज से लोग दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सोचता हूँ कि कितना फ़र्क है हमारे बड़ों और हमारे बच्चों के लाइफ स्टाइल में। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेना या बहुत ज़्यादा शौक और चुलबुले कपड़े पहन लेने से, या वैसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा आपके जिस्म को बहुत नुमायां कर दें, वो मॉडर्न है। आप नहीं, सादा कपड़े या वो कपड़े जो आपको ढांप के रखें, वो मॉडर्न आप रख सकते हैं। आज से 30, 35 और 40 साल पहले के ज़माने में किन लोगों को मॉडर्न कहा जाता था, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हमें हो ही गया है। लेकिन आज के दौर में कौन मॉडर्न है, आइए चलकर पूछते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जिसको मतलब पैंट शर्ट पहनते हैं उसको मॉडर्न कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं। जितने मतलब शॉर्ट कपड़े उसको मॉडर्न कहते हैं। देखिए ना, अगर कोई किसी ने कुछ पहना हुआ है तो वो उसमें इजी फील कर रहे होंगे ना, मेरे हिसाब से। अगर वो अनईजी होंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं पहनेंगे, या फिर वो यहाँ आने के लिए ऐसे अप टू डेट आने की क्या ज़रूरत है भाई। एक बात है ना, क्या ज़रूरत है। अगर वो पहनते होंगे वो चीज़ हर जगह पहनेंगे, यहाँ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में ही क्यों। अगर आप अच्छी ड्रेसिंग करो और अच्छे दिखो तो ज़रूरी नहीं आप मॉडर्न लगो। स्टाइल्स, लुक्स, फैशन सेंस, मेरे ख्याल में यही होता है। लेकिन ड्रेसिंग से कोई मॉडर्न नहीं कहलाता, उसके अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए, वो मॉडर्निज्म। जो लोग इवॉल्व्ड हैं, जिन्होंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, आपको शायद वो नज़र आएंगे, ज़्यादा मॉडर्न ना हो। और अनफॉर्चुनेटली जिनको ये मौका नहीं मिला हुआ, वो क्योंकि आजकल इंटरनेट और नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, तो वो उसको देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आखिर शख्सियत की वो कौन सी खूबियाँ हैं जो किसी को हर दौर में मॉडर्न साबित करने का पैमाना बन सकती हैं? ये सवाल हमने रखा कुछ ऐसे लोगों के सामने जिनके पास है जिंदगी का तजुर्बा। ड्रेसिंग ऐसी हो कि आप किसी भी पार्टी में इजीली जा सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, आपको सब एक्सेप्ट करे, या ये ना हो कि कोई आपको आंखें फाड़ के देखता रहे कि इसने कैसी ड्रेसिंग की हुई है। आप कपड़े कम करने से मॉडर्न नहीं होंगे, आप स्टाइलिश और क्लासियर होने से मॉडर्न हो जाएंगे। तालीम, तरबियत और तहजीब, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात में, आपके लबो लहजा में वो खूबसूरती होनी चाहिए, वो मिठास होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लगे कि आप मॉडर्न हैं, और आपके अंदर एक सलीका, एहतराम होना चाहिए जो कि आपको दिखाए कि आप मॉडर्न हैं। दूसरी बात ये, आपका कंफर्ट,
आपके स्टाइल के साथ मैच करना चाहिए। बहुत लोग अनकंफर्टेबल होकर मॉडर्न बनना चाहते हैं, जो कि आई थिंक लेफ्ट एंड राइट इतना फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा लिबास और हमारे बात करने का अंदाज दूसरों पर हमारी शख्सियत का देर पर तासुर कायम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन याद रखिए कि दोनों जगहों पर अखलाकी हुदूद का लिहाज हमारे घर की तरबियत और हमारे कुशादा जहन होने का सबसे बड़ा सबूत है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो अब हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ सेनेटर खुशबख्श शुजात साहबा मौजूद हैं। खुशबख्श साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। मॉडर्निज़म, जदीदियत, मुझे याद है कई साल पहले एक गर्ल्स कॉलेज में एक तकरीरी मुकाबला था जिसमें आप मेहमान मदऊ थी। वहाँ पे आपने जदीदियत के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी और आपने कहा था कि जदीदियत को सिर्फ लिबास तक महदूद कर देना उस जदीदियत को पीछे धकेलने के मुतरादिफ है। मैं चाहूँगा मॉडर्निज़म, जदीदियत पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइएगा। थैंक यू फैसल, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। खूबसूरत प्रोग्राम में आपका, सुबह सुबह आकर आप बैठते हैं और सभा बैठती हैं और लोगों से राब्ता रखती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त मॉडर्निज़म पे, तो मॉडर्निज़म है क्या? उसको जदीदियत ही कहते हैं ना उर्दू में। और जदीदियत ये होती है कि जो पास्ट में आपने किया है उससे आप अपने फ्यूचर में और हाल में क्या तब्दीली लेकर आए हैं। तो सच बात तो ये कि हमारे यहाँ इसका तसव्वुर ही बिल्कुल उलट हो गया है, वरना इंसान अपने जहन से जदीद होता है। अब मैं अगर आज की बात करूं और आज से 50 साल 60 साल पहले की बात करूं, जब मेरी वालिदा का ज़माना था और वो किस तरह ज़िंदगी गुजारती थीं, क्या पहनती थीं, क्या उनकी रहाइश का अंदाज़ था, उससे आज मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यकीनन मैं उस लिहाज से आज जदीद हूँ, है ना जी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ये दो टुकड़ों में बात कर रहे हैं कि जदीदियत क्या चीज़ है और तहज़ीब किसे कहते हैं। देखिए, तहज़ीब भी जदीद होती जाती है, तहज़ीब भी वक्त के साथ तब्दील होती जाती है और उसमें और ज़माने आकर मिलते चले जाते हैं। मसलन एक तहज़ीब थी मेरी वालिदा की, जब डोलियों में लोग सफ़र करते थे, पालकियों में सफ़र करते थे, जब इतने पर्दे में रहते थे कि घर के जो नामहरम मर्द हैं वो भी उन्हें नहीं देख पाते थे। लेकिन आज हम मीडिया के थ्रू आपके सामने बैठे हैं, सारी दुनिया हमें देख रही है, तो हम अब इसको जदीदियत ही तो कहेंगे ना। लेकिन क्योंकि रवैया बदल गया है, लोग समझते हैं कि गुफ्तगू बातचीत में अगर हम बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, अपना लिबास बहुत ओपन पहन लेंगे या हम बहुत बेबाक हो जाएंगे तो उसको जदीदियत कहते हैं। मेरी निगाह में या आप डिक्शनरी में भी देखें तो जदीदियत ये नहीं है। आपका विज़न क्या है, आपकी सोच कितनी जदीद है, ये काउंट होता है। मसलन मैंने कुछ भी लिबास पहना हो, लेकिन मेरी सोच क्या है, मैं बात कब की और कहाँ की कर रही हूँ, मेरा विज़न कितना है, मैं कितने फासले तक अपने आप को ले जाना चाहती हूँ, मैं कहाँ तक दुनिया को देखना चाहती हूँ, मेरा तजर्बा मुझे क्या सिखा चुका है जिससे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी निगाह में ये जो मॉडर्निज़म है ये आगे बढ़ने का रास्ता है, ये तो नहीं रुक सकता और रुकना भी नहीं चाहिए। इंसान को मॉडर्निज़म की तरफ जाना चाहिए, जदीदियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके जो रवैये हैं वो हमारे यहाँ सोच उसकी बदल गई है। मसलन अभी बात हो रही थी आपके प्रोग्राम में कि जी कपड़े अगर बहुत ज़्यादा खुले पहन लें तो उसे लोग समझते हैं मॉडर्न है। नहीं, कपड़ा तो वक्त के साथ बदलता है। कहते हैं ना, खाओ मन भाता पहनो जग भाता, ये तो कहते हैं ना कि आप अपनी मर्ज़ी का खाएं जो आपको अपनी सेहत के लिए दुरुस्त लगता है आपके लिए, लेकिन पहनो जग भाता। आप कहीं जाते हैं किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी मुल्क में, तो वहाँ का लिबास ज़रा मुख्तलिफ होता है। बस सिर्फ ये कि आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपका बैकग्राउंड क्या चाहता है आपसे, क्या कहता है। मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मैं जाकर वहाँ अगर लोग बिकनी पहनकर घूम रहे हैं तो क्या मैं अपने आप को मॉडर्न जाहिर करने के लिए वो पहन के घूमना शुरू कर दूँ? ऐसा नहीं होता। मेरा जहन, मेरी सोच, मेरा बैकग्राउंड मेरे साथ चलेगा। तो हर एक के साथ उसका बैकग्राउंड चलता है, उसकी तरबियत चलती है, उसकी तहजीब चलती है और ज़हनी तौर पर वो इंसान जदीद से जदीद तर होता चला जाता है और ऐसा होना चाहिए। मैं जदीदियत के मुआफ़िक़ हूँ।
मैं उसकी तरफदारी करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए जदीदियत को अपनाना चाहिए, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसको ना लिबास में लपेटना चाहिए और ना ही आपके रोज़मर्रा के रवैयों में। आपको उस तहजीब और शाइस्तगी के साथ जो आपका बैकग्राउंड है आप उसको अपनाएं, नई चीज़ों को अपनाएं, नई चीज़ों को लेकर आगे चलें, नई चीज़ों को सीखें, लर्न करें। और लर्निंग इज़ फॉर एवर। ज़िंदगी के हर मरहले में आपको लर्न करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो सीखना क्या है? सीखना और इल्म हासिल करना जदीदियत का तो नाम है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तुम चीन चले जाओ। तो चीन जाके क्या नई चीज़ ही तो आप सीखेंगे ना। तो ये तो एक इस्तिआरे हैं, सिंबॉलिक गुफ्तगू होती है जो हमारे बड़ों ने की है, हमारे बुज़ुर्गों ने की है, पैगम्बरों ने की है, और उसमें बिल्कुल जदीदियत शामिल है। जी अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, इतनी खूबसूरत आप बात कर रही हैं, अगर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ही, तो हमने मॉडर्निज्म को एक स्पेसिफाई कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है कि जी अगर किसी ने कमीज शलवार पहना हुआ है, किसी ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हम कहते हैं नहीं यार ये तो मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। बट अगर किसी ने स्कर्ट वेयर किया हुआ है, किसी ने मगरबी लिबास पहना हुआ है, तो हम कहते हैं नहीं ये मॉडर्न है। तो ये वाला जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो मॉडर्निज्म, जैसे आपने कहा कि वो तो आपकी तरबियत है, आपके दिमाग में आप क्या सोचते हैं, आपकी तालीम है, आपको आपके पेरेंट्स ने कैसे ग्रो अप किया है, ये सारी चीज़ें मॉडर्निज्म का हिस्सा है। ना कि आप लिबास से किसी को आइडेंटिफाई करें या जज करें कि नहीं ये मॉडर्न है या ये बैकवर्ड है। नहीं, देखिए, लिबास जो है वो आपका एक माशरती तकाजा है, आपके कल्चर का एक हिस्सा है, आपकी सकाफ़त का एक हिस्सा है। आपकी ज़बान, आपका रिहाइश का अंदाज़, रहन सहन, ये सब कुछ आपका एक कल्चरल एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। इसको आप मॉडर्निज़म से कहीं जोड़ नहीं सकते। जदीदियत का मतलब है नए उलूम हासिल करना, जदीदियत का मतलब है नए रास्ते इख्तियार करना, जदीदियत का मतलब है आपके विजन को वास्ट करना, आगे बढ़ना, अपने पर खोल के उड़ना, आसमानों की वसतों में जाना, नए नए तजर्बे करना, नई नई खोज लगाना, नई नई चीज़ें तलाश करना। तलाश करने का नाम जदीदियत है, आगे बढ़ने का नाम जदीदियत है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि घर, लिबास और अंदाज और इससे आप जदीदियत को नापें। ये तो आपका तर्ज ज़िंदगी, आप किसी भी वक्त कोई भी लिबास पहन सकते हैं। मैं आज ये पहने बैठी हूँ, कल हो सकता है मैं साड़ी पहन लूँ, तो क्या उससे मेरा जो जदीदियत का अंदाज़ है वो तब्दील हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो हमने दरअसल उसको बहुत छोटे से खाने में बंद किया है। मॉडर्निज़म, जदीदियत बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कभी भी इससे किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा नया तजर्बा कर रहा होता है तो वो जदीदियत की तरफ जा रहा होता है। आप देखते हैं कि बच्चे बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन हम कपड़ों से और रिहाइश के अंदाज से और बड़ी गाड़ी से और बड़ी अंग्रेज़ी बोलने से, अब देखिए हमारे वज़ीर आज़म शलवार कमीज़ पहनते हैं या नहीं पहनते, तो क्या वो बहुत ज़्यादा कोई दकियानूसी हैं? कोई कह ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म कभी भी दकियानूसी रहे। वो तो बड़े मॉडर्न इंसान हैं, और अगर वो शलवार कमीज़ पहनते हैं तो वो एक कौमी लिबास है जिसको वो प्रमोट करना चाहते हैं। अगर वो उर्दू में तकरीरें करते हैं तो क्या वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए और वो मॉडर्न नहीं रहे? नहीं, जदीदियत तो आपके जहन और सोच के साथ चलती है कि आप अपने आप को कितना आगे लेके जा रहे हैं, आपका विजन कितना वास्ट कर रहे हैं, आप इल्म कितना हासिल कर रहे हैं, आप कितने नए नए पहलू तलाश कर रहे हैं दुनिया में। तो जदीदियत तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, हमने उसे बहुत गलत से खाने में बंद करने की कोशिश की है। वो जैसे कि आपा गालिब कहते थे ना, फ़िक्र इंसान पे तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्ग़ तख़य्युल की रसाई तक जा। अब बात यह है कि अगर हम क्योंकि आपने तो वो कराची देखा है, हमने तो नहीं देखा, अगर मॉडर्निज़म की बात करें और आज के लोग अपने आप को शर्ट पैंट पहन के मॉडर्न समझते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत है कि कराची द डिस्कोटे एट द मेट्रोपोल होटल, पेंट हाउस एट होटल एक्सेलेसियर और लागोर में पैलेस होटल पे, तो मुझे तो लगता है कि मॉडर्निज़म से हम पता नहीं कहाँ तक आ गए हैं। अब इसका आप क्रेडिट किसी को भी दीजिए। अब होता यह है कि बेल बॉटम पहले फैशन में था, फिर बीच में ख़त्म हो गया, अब वो दोबारा वापस आ गया है। चेक शर्ट्स पहले फ़ैशन में थी, बीच में उनका रुझान ख़त्म हो गया, अब वो दोबारा आती गई हैं। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो अपनी वालदा की जो शादी के जोड़े होते हैं उनको अपनी शादी पे उनकी दुरुस्तगी करके, उनकी बूदोबाश तराश खराश करके पहनना, उसको अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती हैं। अब आपका सवाल ये है कि क्या सिर्फ मॉडर्निज़म लिबास की हद तक है?
मॉडर्निज्म ज़बान में भी तो हम देखें ना, अगर हम ये समझते हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती और उसने ये ठान ली है कि मैंने तो आज अंग्रेज़ी बोल के रहनी है, चाहे मुझे उसकी ग्रामर, उसकी सिंटेक्स का पता हो या ना हो, ज़बान को ज़बान की तरीके से बोलिए तो वो जिद्दत उसमें आई जाती है, बजाय इसके कि आपको नहीं आ रही हो फिर भी आपने ठूसनी हो कि नहीं, आई नो इट वेरी वेल। जी देखिए, ज़बान, लिबास ये आपकी एक तहजीब का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। इसको हम मॉडर्निज़म से नहीं जोड़ सकते। मैं जो आपको बात कह रही थी, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं नहीं समझा पाई कि तहजीब और आपके सकाफ़त एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हर इलाके की अपनी एक सकाफ़त होती है, हर इलाके की अपनी एक तहजीब होती है, फिर आपकी ज़बान होती है, ज़बान आपका फ़ख्र होती है। लेकिन देखिए, दुनिया में आप कहीं भी जाएं, चाइना है, फ्रांस है, वो अपनी ज़बान पर, अपने लिबास पर, अपने रहन सहन पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। उनके खाने पीने का अपना एक अंदाज़ है जिस पे जो सारी दुनिया में माना जाता है। तो इसी तरह हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त, हमारी ज़बान अपनी जगह है और उस पर फ़ख्र करना ना करना, ये जो नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब मॉडर्निज़म की बात आती है और जदीदियत की बात आती है तो वहाँ मैं ये कहूँगी कि आपको कोई भी ज़बान जो आप सीख सकते हैं आप सीखें। जदीदियत इसका नाम है कि आप इल्म हासिल करें, आप इजादात करें, आप आगे बढ़ें, अपना विजन वास्ट करें, अपने आप को दुनिया में ले जाकर घूमें फिरें, दुनिया से सीखें। इसको जदीदियत कहते हैं, इसको मॉडर्निज़म कहते हैं। कपड़ों से कोई शख्स अगर पैंट शर्ट पहनता है इसलिए कि वो उसमें ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करता है या ज़्यादा चाबुक दस्ती से काम कर सकता है तो पहने वो पैंट शर्ट। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो आड़ा पजामा आधा घंटा चढ़ा के उसके बाद वो कि जी ये मेरी। देखिए, तहजीब, कल्चर, सकाफ़त और जदीदियत दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हमें उसे एक दूसरे के साथ गडमड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं तो मेरे ख्याल में हम जो समझ पा रहे हैं, आप जो कहना चाह रही हैं कि जो कंफर्ट जोन है अपनी तहजीब के अंदर रहकर आप वो तमाम ड्रेसेस जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। जाहिर है हमारा एक कल्चर है, हमारी एक सकाफत है और हमारा एक लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल, हमारा एक लाइफ स्टाइल है, लेकिन लोगों ने इस लाइफ स्टाइल को भी अब दो हिस्सों में बांट दिया है, जिसका जिक्र आपने गुफ्तगू के पहले हिस्से में किया कि ये दो हिस्सों में लोगों ने बांट दिया है और अब जजमेंट पास करते हैं कि अगर किसी ने इवन दो बुरखा वेयर किया हुआ है तो उसको भी जज करते हैं, अगर किसी ने पैंट शर्ट वेयर किया हुआ है तो उसको भी जज करते हैं। बट जिस तरह आप कह रही हैं कि जदीदियत का ताल्लुक आपकी तालीम से है, आपके इल्म से है, आपकी इजादात से है, तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे हम? देखिए, माइंडसेट जो है वो वक्त के साथ तब्दील होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे हम चेंज कर दें। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ, कोई शख्स कोई भी लिबास पहना हो महफिल में और किसी भी अंदाज से वो बैठा हो, लेकिन जब वो गुफ्तगू करता है, जब वो बात करता है, जब वो किसी जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है, उसका इल्म बोलता है, उसकी शख्सियत बोलती है। तो लिबास नहीं बोलता, उसकी ज़बान बोलती है, उसकी गुफ्तगू बोलती है, उसने जो हासिल किया है वो लोगों को दे रहा है, वो बात हो रही है। तो ये जो हम जजमेंटल हो जाते हैं, असल में हमें जजमेंटल होने की तो इजाज़त ही नहीं है ना। हम कौन है जो हम जजमेंटल हों? हम कौन है जो किसी से कहें वो अच्छा है वो बुरा है? हम किसी को अच्छा या बुरा, ये जो हमारे यहाँ एक माइंडसेट है, बीबी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम बड़े जजमेंटल हैं। महफिल से कोई उठ के जाएगा, हम कहेंगे भाई ये तो बड़ी मॉडर्न है, मतलब ये कि बड़ी आउट है या कुछ इस किस्म की बात हो जाएगी। कोई उठ के जाएगा तो आप कहेंगे कि जी ये तो बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी है। उसने बात क्या की है, वो क्या कह रहा है, उसने काम क्या किया है। कितनी बुर्का पोश खवातीन है माशाल्लाह हमारे यहाँ, हिजाब याफ्ता खवातीन है, जो बहुत बड़े बड़े काम करें। हमारी फोर्सेस में है वो बच्चियाँ। तो ये कहना कि जी लिबास की वजह से वो कोई बैकग्राउंड में है या वो बड़ा बैकवर्ड है, ये बड़ी बैकवर्ड सोच है। ये सोच वक्त के साथ ही तब्दील होगी। इसे मैं और आप किसी के कहने पे तब्दील नहीं हो सकती है। मैं किसी से कह दूंगी ये ना, वो जब इंसान खुद देखता है, अगर उसमें इतनी समझ है कि वो समझ सके कि किसी इंसान की अंदर का इल्म जब बोलता है तो वो जदीदियत कहलाती है। वो मॉडर्न आदमी जो कहता है अरे मैं तो इसकी कायल हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ मैं तो इसकी, मैं दुपट्टा पहन के बैठी हूँ, हिजाब या मैं बुर्क़े में हूँ, लेकिन मैं कहूँ मैं औरतों की तालीम के हक़ में हूँ। मैं चाहती हूँ औरत बाहर निकल के काम करे,
इसे जदीदियत कहते हैं, इसको मॉडर्निज्म कहते हैं, इसको इल्म कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर उस औरत के साथ खड़ी हूँ जो मजलूम है, जो मजबूर है, और मैं उसकी मजबूरी को दूर करना चाहती हूँ। अब चाहे मैं कुछ भी लिबास पहने हुए हूँ, मैं किसी जगह भी बैठी हूँ, लेकिन जो मेरी सोच है उसको जदीद होना चाहिए। सोच जदीद होती है, लिबास या आपके अंग्रेज़ी बोलने से बंदा जदीद नज़र नहीं आता। मेरी ये सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी यही सोच है। और जदीदियत का तकाज़ा ये है आपा कि आपकी जो सोच है मैं उसको एक्सेप्ट करूं, और अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं अपनी दलील दूं। अब वो दलील ज़माने के ऊपर है कि कौन किसको करता है। ये तो मुबाहिसे का पहला उसूल है। बहुत शुक्रिया आपका नियादिन को वक्त देने के लिए। यकीनन जो जिद्दत या जदीदियत है वो इसमें नहीं है पिन्हा कि आपने आज पहना हुआ क्या है। जिद्दत ये है कि आपने जो पहना हुआ है क्या आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, ये जो स्टाइल है ये आपका कंफर्ट जोन है। देखना ये है कि आज आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है, ये है जदीदियत। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले। हमारा ये यकीन है कि सिर्फ तुरबत ही रोशन नहीं रही होगी, बल्कि नाम ही ऐसा था कि जो रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि जब आने वाली नस्ल भी उसी अंदाज़, उसी तरीक़े से, उसी लय में और उसी आवाज़ के साथ उस कलाम को पढ़े तो फिर हमारी ना सिर्फ यादें ताज़ा होती हैं, यकीनन आंखें ज़रूर नम होती हैं, लेकिन दिल में ये उम्मीद होती है कि अमजद भाई अभी कहीं गए नहीं हैं। मशहूर कव्वाल और समा फैमिली का बहुत ही अहम जुज़ शहीद अमजद साबरी। आज हमने मदऊ किया उनके साहबजादे मुजद्दिद को, और उन्होंने अपने वालिद के अंदाज़ में ही एक खूबसूरत कलाम पेश किया है। तो मुजद्दिद, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्यों ना हम वो कलाम ज़रा दोबारा सुनते हैं। बहुत सारी यादें वापस आ गई हैं, और क्यों ना आए, क्योंकि आवाज़ में वही हम आहंगी हमें नज़र आ रही है। और वो जो बीच में अल्लाह पढ़ने का अंदाज़ है, उससे बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मेरे तो भी सोच चुके हैं। मुजद्दिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपका बड़ा टाइट शेड्यूल है, लेकिन इस टाइट शेड्यूल में भी हमने मतलब जो है ना वो पकड़ लिया है आपको। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपसे बात हो ही रही थी तो आप ये बता रहे थे कि समा से ऐसा ताल्लुक़ है आपका और शहीद वालिद साहब का भी, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसी से आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि समा चैनल से तो वालिद साहब का और हमारा एक पुराना रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और लास्ट जो उनकी ट्रांसमिशन थी वो भी समा चैनल की थी। तो ये कि समा चैनल जब भी याद करेगा हम हाजिर हैं। बेशक बेशक। आपको यहाँ देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है, बेइंतहा अच्छा लगा कि आप आए। ऐसा लगता है जैसे फैसल ने कहा कि बिल्कुल यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। और आपने अभी जो खूबसूरत कलाम पढ़ा है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, ऐसा तो मेरा रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं था। इससे पहले भी मैं एक कलाम रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया। और ये एक प्रोडक्शन हाउस था, वो मेरी एकेडमी में है जिधर मैं सीखता हूँ म्यूज़िक। तो उधर आए हुए थे, मतलब अचानक से हम उनसे मिल गए। मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो हमसे मिलने के लिए हैं, तो वो मिल लिए। तो फिर एक मीटअप हो गया, फिर सारी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि ट्राई करते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें।
वो हो गया। और ये रिकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट आज से 6 माह पहले की हो गई थी, इसकी वीडियो भी हो गई थी, लेकिन वो कुछ और सेटअप था सारा। मतलब मुझे कह दिया, मैं फुल अपनी तरफ से इजी हो गया था कि ये हो चुका है, तो उनके पास रिलीज़ करने की देर थी। लेकिन फिर ऑलमोस्ट उसकी कुछ 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आई कि जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि मुझे इसकी वीडियो वापस करनी है। अच्छा। जो पहले हुई थी वो सही नहीं हुई। तो फिर ये अभी रिसेंट जब मैं इधर आया हूँ, आई गेस 2 जनवरी को ये रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद उसके लोकेशन यही कराची की? जी, कराची की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक तो अमजद भाई से हमने बहुत सीखा, उनकी जो इनकी खूबसूरत गायकी थी, कलाम पढ़ने का तरीका था वो एक तरफ, उनकी जो आजिज़ी थी वो दूसरी तरफ। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसको कहते हैं गर्दन में सरिया आ जाता है, एक चीज़ हिट हो गई और उसके बाद बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन जो जानते हैं अमजद भाई को और जो नहीं भी जानते उनके लिए भी मैं बता दूँ कि अगर आप कभी जाते उस गली में और वहाँ पे उनका ये होता था वतीरा, शाम में निकले पान वाला खोके पे जो है कोने में, उसके पास गए हैं, वहाँ पे खड़े होके फिर कभी हमने देखा कहीं मुहर्रम आया तो वो न्याज बांटने में, रमज़ान आया तो अफ्तार बांटने में। मुझे वालिद से आपने अगर मैं कहूँ कुछ वो चीज़ें सीखी तो वो क्या चीज़ थी? एज सच कुछ सीखने का तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये है कि उनकी आदत देख के कुछ ऐसी आदत आ चुकी हैं जो मुझे लगता है कि अक्सर मेरी वालदा मुझे कहती है, मुझे तो क्या लगेगा लेकिन मुझे वालदा कहती है कि तुमने अपने वालिद साहब वाली हरकत कर ली। तो ये कि सीखने को इन म्यूज़िक कवाली इसमें कुछ नहीं सीख सके क्योंकि टाइम नहीं मिला। और मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट पहले बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने बिल्कुल नहीं सीख सका। मेरा छोटा भाई मुहिब अली, सबसे छोटा भाई, वो मेरा मतलब बचपन से ही, अभी भी छोटा ही है वो, लेकिन बचपन से ही वो म्यूज़िक की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड था। और तो मेरे तायबू हैं, उनसे सीखता था वो, मतलब आई गेस 1 क्लास में होगा आई गेस, तो वो जाके स्कूल से आके उसने बैग रखना है और तायबू के पास बैठ जाना है कि मुझे सिखाएं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहा है और अभी 8 क्लास में आ गया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरे एक हम तीनों भाई में इंशाल्लाह मिलके एक ग्रुप लीड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुजद्दिद, कुछ शेयर करें कि जब अमजद साहब भी आपके मतलब अमजद साहब भी जब जिंदा थे तो ऑब्वियसली उनकी आपसे कुछ बात होती होगी, वो कुछ ना कुछ शेयर करते होंगे, तो कोई यादगार लम्हात, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे की हो, आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल। वालिद साहब मेरे थोड़े से फ़नी मिजाज के आदमी थे, तो अक्सर हम मतलब सब बहन भाई मिलके और डैडी मिलके मम्मा को परेशान किया करते थे। तो उनका मूड ऑफ करके मम्मा को लगता था कि हम मनाएंगे उनको, फिर साथ लेके चले जाएंगे बाहर। डैडी ऐसी मजाक में उनको छोड़ के चले जाते थे। थोड़े से फिर उनके शौक इस तरीके थे, जब हम साथ शीशे खोल दिए, सनरूफ खोल दी, गाने फुल वॉल्यूम में लगा दिए और हम मतलब एक पार्टी सीन करें। और ये कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, और उनको झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत थी और इस बात पे मैं मार भी खा चुका हूँ। सही। एक किस्सा है ये भी। तो उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलने की हिम्मत होती। चले, ये तो बचपन की तरबियत की बात होती है ना। इससे पहले कि हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा बीच में बिल्कुल कुछ कलाम हो जाए, 1-2 लाइन्स हो जाए प्लीज़। बिल्कुल। सुबह का टाइम है, इस टाइम पे अक्सर कोई कव्वाल नहीं गाना पसंद करेगा, और क्योंकि मैं रात को इवेंट से आया हूँ और मैं क्योंकि 5 बजे आया था, तो मैंने कहा अगर मैं सो गया तो मैं इधर आ नहीं सकूंगा। अरे भाई ज़रा नवाज़ी, लेकिन जाग ही रहा हूँ। और ये है कि सुबह का है, थोड़ा सा लिहाज आप लोगों को पड़ेगा। नहीं, और ये है कि जो कलाम अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, इसकी 2 अशार। बिल्कुल। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है।
लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। वो अर्ज़ समा का मालिक, ये मलका बहरोबर की। वो अर्ज़ समा का मालिक, ये मलका बहरोबर। ज़मीन रक़्सा, ज़मीन रक़्सा है रक़्सा आसमां भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। हो अली के साथ है ज़हरा की शादी। कमाल बात है। अभी ब्रेक में जब मैं अंदर गया था, मेरे दोस्त जितने हैं अंदर, प्रोड्यूसर वगैरह थे, तुम्हारे ना अंदर एक वो क्या कहते हैं, शौक उभर रहा होगा कि मुजद्दिद के साथ साथ कुछ पढ़ो। मैं उनको यही कह के आया था कि कहाँ इसकी पिच हाँ। और कहाँ हम, और वो मेरे ख्याल से अब उनको भी और सुनने वालों को पता चल गया होगा। जिस वक्त मुजद्दिद ने शुरू किया है कलाम, उन्होंने कहा है कि आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। मुझे तो कोई लफ्ज़िश, मतलब कोई तकनीकी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कोई लफ्ज़िश नज़र नहीं आई। और दूसरा, जब आपने ये पढ़ना शुरू किया, ये जितने मेरे कैमरामैन हैं, इन्होंने अमजद भाई को सुना हुआ है। तो ये इस कैमरे के पीछे जो कैमरामैन है, उन्होंने पहले ही हाथ उठा लिए थे कि भाई मुझे चीज़ें जो है ना वो याद आ गई हैं। तो अच्छा मुजद्दिद, अब मुझे ये बताएं आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और मौसीकी को लेके, म्यूज़िक को लेके, कव्वाली को लेके क्या सोचा हुआ है? अभी मैं स्टूडेंट हूँ 11th का लाहौर के अंदर। मैं स्टडीज़ को अपनी आगे देख रहा हूँ, क्योंकि वालिद साहब का मेरा मेन मोटिव यही था कि स्टडीज़ छूटे ना बीच में प्रॉपर। क्योंकि मेरे वालिद साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो अपनी डिग्री नहीं पूरी कर सके क्योंकि मेरे दादा का इंतकाल हो गया था। तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे और फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने लेगेसी पकड़ी और उसको कैरी ऑन किया। और ये, लेकिन वो हमें चाहते थे कि पढ़ाई पे फोकस, वो यही कहते थे कि सब कुछ बस पढ़ाई करो, फिर आगे से देख लेना जो करना होगा। बिज़नेस वाली साइड पे जाना, बिज़नेस कर लेना, कोई जॉब करनी है, कुछ और म्यूज़िक किसी भी उसके पार्ट में आपको जाना है वो कर लेना। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कव्वाली करते हुए मुझे प्रोफेशनली 1 साल हो गया है। इसी जनवरी 22 ऑफ जनवरी को, मतलब मुझे 1 साल हो गया। मेरा पहला इवेंट जो मैंने किया था स्टार्ट, वो 22 जनवरी। अच्छा, आखिर में मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं हर सवाल पे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए और ऐसा माहौल, आपने समा में आके ऐसा समा बांधा है, ये हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। इस सवाल के साथ और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कौन सा जो है वो डैडी का कलाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा जो फेवरेट है, मैं पर्सनल बता दूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो जिस वक्त पहली बरसी थी तो मुझे ये सादत नसीब हुई थी कि वो पढ़ा भी था मैंने कि जबर के अंधेरों में ज़िंदगी गुजारी। उसका तो वो एक लेवल अलग है ना, उसकी तो क्लास अलग है, उस पर तो लोग खड़े हो जाते हैं, झूम उठते हैं। तो मुजद्दिद, आपका कौन सा फेवरेट है, और आखिर में वो भी गुनगुनाते जाएं प्लीज़। बिल्कुल, मेरे वालिद साहब के बहुत सारे कलाम हैं, और नात में भी है और गज़लियात में भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर नातों में देखा जाए तो मुझे जो फेवरेट, जो 24/7 मेरी गाड़ी में चलता रहता है, वो है ना बड़े अदब की हद से, ये दयारे मुस्तफ़ा है। और उसके बाद एक रात की तरफ आ जाते हैं तो हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं। अरे वाह, ये गज़लियात, ये 2 कलाम ऐसे हैं कि स्टार्ट उससे होता है तो एंड इसी पे होगा। तो आप बस एंड जो है वो किसी से कर देर ना कीजिए आप। एक मैंने मौला अली की मनक़बत सुना दी, मैं चाहूँगा कि आपको गज़ल के थोड़े से शेर सुना दूँ। हम रात को उठ कर हो, हम रात को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। हम रात को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने शबिस्ता में हो, वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। इस कलाम के अंदर जो मेरा फेवरेट शेर है वो है ये, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कैसे? महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। वाह, क्या कमाल, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मुजद्दिद, थैंक यू सो मच।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में करप्शन का तासुर मजीद बढ़ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2021 की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो जारी की है। उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया है, जबकि इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया भर में 140वें नंबर पर आ गया है। इसके साथ साथ 2020 में जो करप्शन पर इंडेक्स था उसमें पाकिस्तान 31वें नंबर पर था। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था। करप्शन पर जो इंडेक्स का स्कोर कम होना था वो करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। पिछले साल पाकिस्तान का स्कोर 31 था। 100 स्कोर वाला मुल्क करप्शन से पाक और 0 स्कोर वाला इंतहाई करप्ट होता है, जबकि दुनिया भर में करप्शन की सतह में अमूमी तौर पर तब्दीली में आई। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे, पाकिस्तान में करप्शन का तासुर मजीद बढ़ गया है। पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो नया दिन से फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नई टॉप स्टोरीज लेकर। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग नया दिन।